हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री रिविजिटेड। आइए शुरुआत करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री थ्रू मैप्स एंड टाइमलाइन पार्ट 5 की। यहाँ पे लास्ट सेशन जो रहा उसमें हम लोगों ने कैल्कोलिथिक या चाल्कोलिथिक पीरियड के बारे में डिस्कशन किया, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी तो था लेकिन काफ़ी अलग। यानी हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता में अर्बन सेटलमेंट्स देखी, अर्बन लाइफस्टाइल देखा, लेकिन जो कैल्कोलिथिक पीरियड है उस समय के जो उस पर्टिकुलर पीरियड के जो कल्चर्स रहे हैं, आहार बानस कल्चर, जोधपुर ज्ञानेश्वर कल्चर, वहाँ पर आपको रूरल लाइफ देखने को मिलेगी। तो पार्ट 5 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? पार्ट 5 में हम बात करेंगे वैदिक पीरियड के बारे में। एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है और आज तक भी हिस्टोरियंस ये पता लगाने में लगे हैं कि जब इवोल्यूशन के ग्राफ की बात होती है तो इवोल्यूशन का ग्राफ हमेशा बढ़ता है। यानी कि इवोल्यूशन जो है वो कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर जाता है। यानी कि अगर मैं कहती हूँ कि मनुष्य जो है उसका जीवन इवॉल्व हो रहा है, तो हमने देखा कि कैसे वो हंटर्स और गैदरर्स थे, उसके बाद कैसे वो एग्रीकल्चरलिस्ट बने, उसके बाद वो अर्बन लाइफ जीने लगे हड़प्पा सभ्यता में। लेकिन ये जो वैदिक पीरियड है ये वापस से रूरल लाइफ के बारे में बात करता है। वैदिक पीरियड वापस से नॉमेडिक लाइफ के बारे में बात करता है। तो ये ग्राफ ऊपर चढ़ के एकदम से नीचे कैसे आया? ये ग्राफ तो ऊपर ही जाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल जो है ये यहाँ पर इसका जवाब ढूंढने के लिए बहुत सारे हिस्टोरियंस आज भी कोशिश कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता कैसे यहाँ पर नष्ट हुई, कैसे एक तरीके से उसका एंड हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उसका आंसर भी अब तक हम बता नहीं लगा पाए। ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से लोगों ने उस एरिया से माइग्रेट करना शुरू किया? शायद बाढ़ आ गई होगी, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें पूरी हड़प्पा सभ्यता को एक ही बार में कैसे नष्ट कर सकती हैं? वो यूनिफाइंग एलिमेंट उस हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के पीछे का अब तक हमें पता नहीं लगा है। और ये जो एक मेजर जंप आया है नॉमेडिक लाइफ से अर्बन लाइफ से फिर से नॉमेडिक लाइफ के बीच में, इन जंप्स के बीच के जो गैप्स हैं उनको भी अब तक हम पूरा नहीं कर पाए हैं, फिल नहीं कर पाए हैं। तो इस फील्ड में काम चल रहा है, लेकिन हम यहाँ पर वैदिक पीरियड को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में। और वो जो गैप्स हैं उसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है। तो लेट्स सी आने वाले सालों में किस तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं। तो चलिए बात करते हैं वैदिक पीरियड के बारे में। वैदिक पीरियड जो रहा वो यहाँ पर 1500 से 500 बिफोर कॉमन एरा के बीच में रहा। रफली हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, या फिर मैं इसके आगे अगर सिरका वर्ड लगा दूं तो सिरका का मतलब भी अप्रॉक्सीमेटली ही होता है। अगर यहाँ हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो वैदिक पीरियड जो है उसको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट वन इज अर्ली वैदिक पीरियड एंड सेकेंड वन इज लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो 1500 से 1000 बिफोर कॉमन एरा के बीच में रहा और लेटर वैदिक पीरियड जो है वो 1000 से 500 बिफोर कॉमन एरा के बीच में रहा। वैदिक पीरियड जो है उसको इन दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया है? क्योंकि ये जो दो अलग अलग समय हैं इसमें लोगों का जो जीवन है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों पीरियड्स में। इसी वजह से हम इन्हें अलग अलग करके पढ़ते हैं। लेकिन वैदिक पीरियड को स्टार्ट करने से पहले, इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले, यहाँ पर वैदिक पीरियड जो है उसको बेटर तरह से समझने के लिए एक स्टोरी जो है वो मैं आपको छोटी सी सुनाती हूँ। जस्ट इमेजिन, मान लीजिए कि ये 2020 अभी जो चल रहा है, इस पीरियड में आप और हम, ठीक है, आप और हम मिलकर यहाँ पर सभी मिलकर एक पोएम कंपोज करते हैं या फिर कोई सॉन्ग कंपोज करते हैं। इस सॉन्ग की खास बात ये है कि ये जो सॉन्ग है ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2020 के जीवन के बारे में बताता है, कोरोना वायरस के बारे में बताता है, कैसे यहाँ पर लोगों ने इससे डील किया, वो सारी चीज़ें इस पोएम में आती है, इस सॉन्ग में है। तो ये सॉन्ग मैंने कंपोज किया, ये सॉन्ग मैंने आपको सुनाया, आपने उसको सुना, दूसरों को सुनाया और सुनते सुनाते रटते रटाते ये जो सॉन्ग है ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया गया। इस सॉन्ग की खास बात ये है कि ये मैंने ओरली कंपोज किया है। ओरली कंपोज करने का मतलब मैंने इसे लिखा नहीं है।
और इसे जनरेशन टू जनरेशन याद रखा गया, वो भी ओरली, रट रट के इसको याद रखा गया और जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया गया। क्या पता 3000 साल के बाद कोई इस सॉन्ग को सुने और तब वो ये आइडिया लगाए कि ये जो सॉन्ग है ये सिर्फ एक सॉन्ग नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर पीरियड के समय के बारे में भी बताता है। उस समय में किस तरीके के लोग थे, कैसी चीज़ों से वो डील कर रहे थे, कैसा उनका जीवन था। और इसी वजह से उस व्यक्ति ने 3000 साल के बाद मान लीजिए कि इस सॉन्ग को लिख लिया, लिख कर कंपाइल कर लिया और कंपाइल करके उसको लाइब्रेरी में स्टोर कर दिया कि ये जो पर्टिकुलर सॉन्ग है ये 2020 के बारे में जानने में हमें बहुत हेल्प करता है। इसी एग्जाम्पल को वैदिक पीरियड पर अप्लाई करके देखिए कैसे। एक्चुअल में वैदिक पीरियड क्या है? वैदिक पीरियड वो समय है जिस समय के लोग हाइम्स को कंपोज करते थे। ये जो हाइम्स या हिम्स जिन्हें हम कहते हैं, हिम्स को कंपोज करते थे, मंत्रों को कंपोज करते थे। ये जो मंत्र थे ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके जीवन के बारे में भी हमें जानकारी देते थे। इन मंत्रों को जनरेशन टू जनरेशन ओरली पास ऑन किया गया। लगभग 300-400 एनो डोमिनी के आसपास इन पोएम्स को, इन मंत्रों को कंपाइल किया गया और एक किताब में लिख लिया गया। वो जो पर्टिकुलर किताब है उसको नाम दिया गया वेद। वेद शब्द विद से आता है और विद का मतलब विद्या। उस पर्टिकुलर कंपाइलेशन को वेद नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पीरियड के समय के लोगों के बारे में हमें नॉलेज देती हैं। इस वजह से ये पीरियड वैदिक पीरियड कहलाता है। तो वैदिक पीरियड का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स हमारे पास जो है वो है वेद। यहाँ पर हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये जो वेद हैं, एज आई टोल्ड यू, इसमें जो भी हिम्स हैं, जो भी मंत्र हैं, उनका कंपोजिशन इसी पीरियड में हुआ, लेकिन उनका कंपाइलेशन, उनको प्रॉपर तरीके से लिखना, नोट डाउन करना, स्टोर करना, वो सारी चीज़ें बहुत सालों बाद हुई हैं। तो अगर कोई कहता है आपको कि वेदों को किसने लिखा, तो वेदों का कोई एक राइटर नहीं है। वेदों में जितने भी मंत्र हैं उन सबका कॉम्पोजिशन इसी वैदिक पीरियड के लोगों ने किया, जिसे ओरली रटते रटाते ट्रांसफर किया गया। इसी वजह से वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का मतलब क्या होता है? श्रोता। आपने श्रोता सब सुना होगा, सुनना। तो श्रुति वो होती है जिसको यहाँ पे सुनते सुनाते रटते रटाते याद रखा जाता है और पास ऑन किया जाता है। तो वेद बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है। श्रुति जो है वो ऐसा सोर्स है, वेद जो है वो ऐसा सोर्स है जिन्हें बहुत ऑथेंटिक माना जाता है और हिंदुज़म में उन पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जाता। वेदों में लिखे कंटेंट को बदला भी नहीं जा सकता, उसमें किसी तरीके के बदलाव जो है वो भी नहीं लाए जा सकते। तो यही वेदों का इस्तेमाल करके, इन्हीं की हिम्स को और मंत्रों को प्रॉपर तरह से पढ़ के इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम इस पीरियड के लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से ये वैदिक पीरियड 2 हिस्सों में बटा हुआ है। अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो हम ऋग्वेद के आधार पर पढ़ते हैं और लेटर वैदिक पीरियड जो है वो हम सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के आधार पर पढ़ते हैं। इसके अलावा भी बहुत से दूसरे टेक्स्ट थे जो कि लेटर वैदिक पीरियड में यहाँ पर कंपोज किए गए, जैसे कि ब्राह्मणास, अरण्यक, उपनिषद, पुराण, उपपुराण, महाभारत, रामायण, ये सभी का कॉम्पोजिशन लेटर वैदिक पीरियड में ही हुआ। तो लेटर वैदिक पीरियड को समझने के लिए हम इन सभी टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये पार्ट आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अर्ली वैदिक पीरियड की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद में जो भी हिम्स और मंत्र हैं उन्हीं के आधार पर हम अर्ली वैदिक पीरियड को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये कौन लोग थे जो कि इस पीरियड से जुड़े हुए हैं और हम इन्हें क्या कहते हैं? ऋग्वेद में बहुत बार एक टर्म जो है वो यूज की गई है जो है आर्य। तो ये आर्य थे। ये कहाँ से आए? ये यूरेशिया से आए एक तरीके से, और इस एरिया में आकर इन्होंने बसना शुरू किया। ये जो आपका नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन है, यहाँ सिंधु घाटी जो है उसके पास बसना शुरू किया। 7 नदियों वाले इस देश में बसना शुरू किया। ये यहाँ पर अच्छे कैटल्स की तलाश में आए थे क्योंकि इनके लिए टेरिटरी मैटर नहीं करती थी, इनके लिए इनके जानवर ज़्यादा ज़रूरी थे और इनके जानवर ही इनकी असली पूंजी हुआ करती थी।
तो ये यूरेशिया से, रशिया के साउथ वाले पार्ट से इस ओर आ रहे हैं और इस ओर आकर यहाँ पर ये बसना शुरू करते हैं। ये नॉमेडिक लाइफ जीते थे, एक जगह से दूसरी जगह हमेशा मूव करते रहते थे। खेती करते थे, बट खेती को आप यहाँ पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन नहीं मान सकते हैं। एक तरीके से खेती जो है अगर आप उसको देखते हो तो यहाँ पे खेती ये सिर्फ इसलिए करते थे ताकि अपने जानवरों के लिए चारा उगा सकें और वो जो चारा है वो यहाँ पर अपने जानवरों को खिला सकें। दैट्स इट। ऑब्वियसली ये आर्य जो हैं जब यहाँ पर आते हैं तो इस एरिया में कुछ इंडिजीनियस लोग भी होंगे, इनहेबिटेंट्स भी होंगे, उनके साथ ये लोग काफ़ी हद तक युद्ध में इन्वॉल्व रहे। इवन ऋग्वेद में एक टर्म है जो कि बार बार यूज़ की गई है, दास और दास्यु। यानी ये जो आर्य थे ये खुद को तो आर्य कहते थे, आर्य का लिटरल मीनिंग होता है सुपीरियर रेस, ओके, सुपीरियर। तो ये खुद को तो आर्य कहते थे, लेकिन यहाँ के इंडिजिनियस लोगों को ये एक तरीके से दास या दास्यु कहा करते थे और इनके साथ काफ़ी हद तक युद्ध किया करते थे। अगर मैं अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करूं तो अर्ली वैदिक पीरियड की पॉलिटी के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। इस समय में ये जो आर्य थे ये कबीलों में रहते थे, मतलब ये ट्राइबल लाइफ जीते थे, नॉमेडिक लाइफ जीते थे। अलग अलग छोटे छोटे कबीले आपको देखने को मिलेंगे। इवन ऋग्वेद में एक टर्म है पंचजन। पंच मतलब कि 5 और जन शब्द जो है वो यहाँ पर ट्राइब के लिए यूज होता था। यानी कि बहुत सारी ट्राइब्स, आर्य जो हैं उनकी बहुत सारी ट्राइब्स थी, बहुत से कबीले थे, उनमें से 5 ट्राइब जो हैं वो सबसे प्रीडोमिनेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स थी। तो ये पंचजन शब्द का इस्तेमाल भी बहुत बार ऋग्वेद में किया गया है। यहाँ पे जन शब्द वापस से मैं आपको बता रही हूँ ट्राइब के लिए ही यूज होता था। तो अगर मैं इस ट्राइबल पॉलिटी की बात करूँ तो इसमें इस पूरे के पूरे कबीले का सरदार जो होता था उसको हम राजन कहते थे। और ये जो राजन है, वैसे तो हम राजन से ही राजा शब्द आता है, लेकिन राजा की तरह इस राजन की पोस्ट हेरिडिटरी नहीं होती थी। मतलब किसी का फादर अगर राजन है तो वो भी राजन बने, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर ट्राइब में इलेक्शंस होते थे, राजन की पोस्ट के लिए इलेक्शन होते थे, मतलब कि इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द क्रेडिबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन कि उसको राजन की पोजीशन मिलेगी या नहीं। ये जो राजन है ये यहाँ पर एब्सोल्यूट पावर्स का मालिक नहीं होता था, उसके हाथ में सारी पावर्स नहीं होती थी, उसको हमेशा असिस्टेंस की ज़रूरत होती थी। वो यहाँ पर हमेशा बंधा होता था, यहाँ पर उसको हमेशा हेल्प की ज़रूरत होती थी। सभा और समिति की, सभा कुछ दूसरे इन्फ्लुएंशियल लोगों का एक ग्रुप है जो कि राजन को असिस्ट करता है, और समिति ज़्यादा बड़ा ग्रुप है जिसमें कबीले के सारे लोग जो हैं वो उसको अटेंड करते थे। मतलब कि सभा में आपको राजन और राजन के साथ साथ कुछ दूसरे मिनिस्टर्स, कुछ दूसरे इम्पॉर्टेंट लोग उस कबीले के देखने को मिलेंगे, और समिति एक बड़ा ग्रुप है जिसमें कबीले के सारे लोग जो हैं वो आया करते थे और राजन जो है उससे मुलाकात करते थे, वो बात किया करते थे, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिया करते थे। समितियों में महिलाओं को भी पार्टिसिपेट करने की आज़ादी थी। तो सभा इज़ छोटा ग्रुप एंड समिति बहुत बड़ा ग्रुप है। तो यहाँ पे सभा में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट दूसरे लोग अदर देन राजन देखने को मिलेंगे, जैसे कि पुरोहित। पुरोहित वो है जो ये कहता था कि मैं यहाँ पर राजन की पूरी मदद कर सकता हूँ, यहाँ पर जो गॉड है, भगवान है, उनसे यहाँ पर ब्लेसिंग्स लेकर हम यहाँ पर राजन की मदद कर सकते हैं। तो पुरोहित एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है, राजन के सबसे करीब होता था और ये राजन को यज्ञ वगैरह जैसी चीज़ों में असिस्ट करता था। यज्ञ करना, सेक्रीफाइसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें पुरोहित ही राजन को मदद करता था। इसके अलावा आपको यहाँ पर कबीले के जो बाकी लोग हैं वो सेनानी के तौर पर भी देखने को मिलेंगे। मतलब ये जो पर्टिकुलर ट्राइब होती थी इसी के लोग सेनानी बन जाते थे जब ये ट्राइब किसी दूसरे ट्राइब के साथ युद्ध लड़ती थी, यानी अलग से कोई स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन नहीं की जाती थी। इसी सभा में एक और इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति था जिसे व्रजपति कहते थे। व्रजपति इस समवन जो कि सबसे बड़े चरवाहे का मालिक होता था। तो व्रजपति वो है जिसके पास सबसे बड़ा चारागाह है, सबसे बड़ा ग्रेजिंग फील्ड जो है वो उसी के पास है। उसके बाद कबीले के अंदर छोटी छोटी फैमिलीज होती थी और फैमिलीज के जो हेड होते थे उनको गृहपति या फिर कुलपा कहते थे। ठीक है,
इसके साथ अगर मैं अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में और बात करूं तो अर्ली वैदिक पीरियड में विडो रीमैरिज जैसी चीज़ें अलाउड थी। चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी। 16 से 17 साल की उम्र को ही शादी के लिए श्रेष्ठ माना जाता था। पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ये जो ऋग्वेद है इसमें बहुत सारे मंत्र मिलते हैं आपको जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए थे। यानी कि इन मंत्रों से पता चलता है कि थोड़ा सा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इस पर्टिकुलर सोसाइटी में था। यानी कि महिलाओं के लिए या गर्ल्स बच्चियों के लिए किसी तरह का मंत्र नहीं है, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए आपको बहुत से मंत्र ऋग्वेद में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं सोशल डिफरेंसेस की बात करूं तो हाँ, सबसे पहला सोशल डिफरेंस आर्य और दासों के बीच में, जो कि इनहेबिटेंट्स थे उनको ये लोग दास कहा करते थे। और दूसरा एक और बेस था जिसके आधार पर सोशल डिफरेंसेस देखेंगे, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉर बूटी। मान लीजिए कि एक कबीला जो है वो दूसरे कबीले पर अटैक करके उसको हरा देता है और उसके सारे जानवरों को उठाकर अपने पास ले आता है, तो उन जानवरों का डिस्ट्रीब्यूशन होता था कबीले के लोगों के बीच में। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो इवन नहीं था, वो डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन था। राजन को ज़्यादा शेयर मिलता था, पुरोहित जो है वो राजन की हेल्प किया करता था तो पुरोहित को भी ज़्यादा शेयर मिलता था। तो ये जो वॉर बूटी का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी वजह से भी कुछ हद तक सोशल डिफरेंसेस आपको अर्ली वैदिक पीरियड में देखने को मिलेंगे। इसके साथ यहाँ पर प्रोफेशन के आधार पर भी कुछ डिफरेंसेस थे। जैसे कि एक ही घर में अगर एक व्यक्ति पॉट्स बनाता है और दूसरा जो है वो रथ बनाता है, तो रथ बनाने वाले का स्टेटस जो है वो सोसाइटी में ज़्यादा बड़ा है। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं था अर्ली वैदिक पीरियड में कि एक पर्टिकुलर प्रोफेशन जो है वो सिर्फ एक फैमिली से जुड़ा हो। एक ही फैमिली में अलग अलग मेंबर्स अलग अलग प्रोफेशन अलग अलग काम करते हुए भी देखे जा सकते हैं। तो ये है अर्ली वैदिक पीरियड। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो मंत्रों के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। मंत्रों में जो शब्दों का इस्तेमाल है उन्हीं को प्रॉपर तरह से इंटरप्रेट करके इस पीरियड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मंत्र किन्हें समर्पित हैं? ये मंत्र समर्पित हैं कुछ गॉड्स को, वैदिक पीरियड के गॉड्स को, वैदिक गॉड्स को। ये किस तरीके के गॉड्स होते थे? ये ट्राइबल लाइफ जीने वाले अर्ली वैदिक पीरियड के लोग किस तरह के गॉड्स की वर्शिप करते थे? नेचुरल फोर्सेस। आपने भी कभी देखा होगा कि कुछ चीज़ें जब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होती हैं तो हम उसको गॉड या डीमन से कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए अगर हवा नहीं चल रही है फिर भी पर्दा हिल रहा है, तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि इसके पीछे का क्या रीज़न है, तो आप यहाँ पर कहते हैं या तो इसके पीछे कोई भूत है या फिर भगवान का करिश्मा। तो कुछ ऐसा ही हुआ। उस समय में भी बहुत सी नेचुरल फोर्सेस थी, जैसे कि बारिश क्यों होती है, अग्नि में इतनी तपिश क्यों है, ठीक है, पानी जो है उसका कोई रंग नहीं होता, कोई शेप साइज नहीं होता है। ऐसी बहुत सी नेचुरल फोर्सेस थी जिनके पीछे का कारण या साइंस या एक्सप्लेनेशन जो है वो इन वैदिक पीरियड के लोगों को नहीं पता थी, और उन्हीं नेचुरल फोर्सेस को इन्होंने पर्सोनिफाई किया। जैसे कि यहाँ पे बारिश या वर्षा के जो देवता थे इंद्र को माना, और इंद्र जो है उनकी इन्होंने पूजा की। इंद्र को ये किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले भी पूछते थे। यहाँ पे अग्निदेव भी आप देखेंगे, सोम भी आप देखेंगे, वरुण देव भी आप देखेंगे, इसी तरह से उषा, अदिति, इस तरह की देवी देवता जो है वो भी आप देखेंगे। बेसिकली जो भी नेचुरल फोर्सेस है, जो भी नेचर है, ये नेचर की वर्शिप कर रहे हैं एक्चुअल में, बट उनको पर्सोनिफाई करके। तो नेचुरल फोर्सेस जो है उनकी वर्शिप ही किया करते थे। और वर्शिप करने का तरीका क्या था? यज्ञ। ये हवन कुंड यहाँ पर प्रॉपर तरह से प्रिपेयर करके और यज्ञ जो है उन्हें परफॉर्म किया करते थे। यज्ञ में जो अग्निदेव है, अग्निदेव यहाँ पर एक तरह से इंटरमीडिएटरी माना जाता था गॉड के बीच में और इनके बीच में। तो ये अग्नि में जो भी ऑफर करते थे वो सारी चीज़ें जो है धुएं के तौर पर भगवान तक आसमान में पहुंच जाती थी। तो ये अर्ली वैदिक पीरियड था। सोसाइटी काफ़ी बेहतर थी, महिलाओं की स्थिति भी काफ़ी अच्छी थी। तो अर्ली वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में क्या ट्रांजिशन आया, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये था अर्ली वैदिक पीरियड। नेक्स्ट सेशन जो है उसमें लेटर वैदिक पीरियड को बेहतर तरह से समझने की कोशिश करेंगे। सो इस मॉड्यूल में इतना ही। इसके साथ साथ आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी और, 27 जुलाई से यहाँ पे अनअकैडमी प्लस पर 3 इम्पॉर्टेंट और बिल्कुल नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। मिशन यूपीएससी सीएसई 2021, लक्ष्य यूपीएससी सीएसई 2021 एंड एक्सपेंडिशन कोर्स 2021 यूपीएससी सीएसई के लिए।
इन बैचेस की खास बात यह है कि इसमें हिंदी मीडियम का पूरा बैच है, इंग्लिश मीडियम का पूरा बैच है और बाइलिंगुअल बैच भी आपको देखने को मिलेगा। तो अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करने के लिए और फुल फ्लेज कोर्सेज के ज़रिए अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को पूरा करने के लिए अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट अवेल करने के लिए रिविजिट 10 नाम का ये जो रेफरल कोड है इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। अनअकैडमी प्लस जो है उसमें सभी टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, बेसिक से एडवांस तक। इवन यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, वीकली क्विज है, मेगा क्विज है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, प्रॉपर स्टडी मटेरियल है, वो सारी चीज़ें। इवन इंटरव्यू के लिए भी मेंटोरशिप जो है उसकी क्लासेस आपको अनअकैडमी प्लस पर देखने को मिलेगी। तो अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो भी कर सकते हैं, माई सेल्फ आरती छावड़ी। एंड यहाँ पे एज आई टोल्ड यू रिविजिट 10 से आप अनअकैडमी प्लस पर 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, टेक केयर।